सबसे पहले हम बात करेंगे संसद के शीतकालीन सत्र की, जहां पर 12 सांसदों के निलंबन पर संसद से लेकर सड़क तक सियासी संग्राम क्यों जारी, ये हम आपको बताएंगे। निलंबन पर माफी नहीं मांगने पर अड़े विपक्ष ने किसे दी कोर्ट जाने की चेतावनी। उधर 4 दिसंबर को खत्म हो जाएगा किसान आंदोलन। आज सिंघू बॉर्डर पर किसानों का मंथन है। संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर राजनीतिक घमासान से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। टॉप 9 सियासी संग्राम। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन आज भी हंगामा होने के आसार नजर आ रहे हैं। कल सत्र के दूसरे दिन 12 सांसदों के निलंबन पर दोनों सदनों में भारी बवाल हुआ। हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा से विपक्ष वॉकआउट कर गया। सांसदों के व्यवहार और हंगामे पर नाराजगी जताते हुए संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सांसद संसद में कुछ भी करेंगे और कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये एटीट्यूड अब नहीं चलेगा। 12 सांसदों के निलंबन पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में विपक्षी दलों के सांसदों ने राज्यसभा के उपसभापति वेंकैया नायडू से मुलाकात की। तब वेंकैया नायडू ने सांसदों के निलंबन के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि आरोपी सदस्यों को सदन से माफी मांगनी होगी, जिस पर खड़गे ने नाराजगी जताई। तो वहीं राज्यसभा से निलंबित शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि माफी नहीं मांगूंगी। नहीं कर सकते क्योंकि राज्यसभा से निलंबित होने वाले 12 सांसदों को लेकर संसद में सरकार और विपक्ष में सियासी संग्राम मचा हुआ है। सीपीएम के निलंबित सांसद इलामारम करीम और सीपीआई सांसद बिनाय विश्वम वकीलों की राय ले रहे हैं। दोनों ने कहा कि नियमों के खिलाफ सांसदों का निलंबन हुआ है और हमारे सामने कोर्ट जाने का रास्ता भी खुला हुआ है। राज्यसभा से निलंबित सीपीएम के सांसद इलामारम करीम और सीपीआई सांसद बिनाय विश्वम आज संसद भवन परिसर में गांधी जी की प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे। विपक्षी दलों के नेताओं के भी आज होने वाले प्रदर्शन में शामिल होने की संभावना है। कल भी निलंबन को लेकर विपक्षी दलों ने गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन कर निलंबन के फैसले को सरकार की तानाशाही बताया था। 12 सांसदों के निलंबन पर संसद से लेकर सड़क तक सरकार और विपक्ष में जुबानी जंग जारी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि किस बात की माफी, संसद में जनता की बात उठाने की बिल्कुल नहीं। अधीर रंजन ने कहा कि ये डराने के लिए सरकार का नया तरीका है। तो आपके सांसद संजय सिंह ने फैसले को सरकार की तानाशाही बताते हुए कहा कि न झुकेंगे न माफी मांगी जाएगी। सड़क से लेकर संसद तक किसान आंदोलन को लेकर जारी सियासी बवाल 4 दिसंबर को खत्म हो सकता है। एमएसपी कानून पर किसानों से बातचीत के लिए सरकार तैयार हो गई है। केंद्र सरकार ने एमएसपी कानून पर चर्चा के लिए संयुक्त किसान मोर्चा से 5 नाम मांगे हैं। औपचारिक तौर पर पत्र आने पर संयुक्त किसान मोर्चा 5 नामों पर फैसला करेगा। पंजाब के किसान संगठन अब आंदोलन को आगे नहीं खींचना चाहते हैं। संसद से 3 कृषि कानून की वापसी के बाद आज सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठनों ने आपात बैठक बुलाई है। आज की बैठक में सभी 42 किसान संगठनों के बड़े नेता शामिल होंगे, जो अब तक विज्ञान भवन केंद्र में सरकार के साथ होने वाली बैठक में शामिल रहे थे। बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा के नेता किसान आंदोलन खत्म करने पर सहमति बना सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के बाद दोनों सदनों में बिल पारित कर तीनों कृषि कानून वापस लेने वाली सरकार अब एमएसपी को लेकर भी नरम रुख दिखा रही है। संयुक्त किसान मोर्चा से बातचीत के लिए 5 प्रतिनिधियों के नाम मांगने पर पंजाब के 32 किसान संगठन अपनी तरफ से 2 नाम का सुझाव दे सकते हैं। सरकार और संयुक्त किसान मोर्चा के बीच आंदोलन खत्म करवाने के लिए 19 नवम्बर से ही बैकडोर से बातचीत जारी है। किसान संगठनों के बीच मतभेद की खबर को भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने नकार दिया है। टिकैत ने कहा कि सरकार किसानों के बीच भ्रम फैला रही है। किसानों पर दर्ज केस की वापसी तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। तो वहीं बैठक से पहले किसान यूनियन के महासचिव ने कहा कि कुछ लोग किसान आंदोलन का इस्तेमाल राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए कर रहे हैं। पंजाब में बीजेपी की कप्तानी करेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। पवार से मिलेंगी ममता। क्या तीसरे मोर्चे पर बनेगी बात। 13 दिसंबर से यूपी में चुनावी रथ पर सवार होंगी बीजेपी और काशीराम के फॉर्मूले पर मायावती लड़ेंगी यूपी का चुनाव। विधानसभा चुनाव जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखते हैं। टॉप 9 चुनावी चक्रव्यूह। पंजाब से अलग होकर पंजाब लोक कांग्रेस बनाने वाले पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी के साथ गठबंधन कर पंजाब में विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी के साथ गठबंधन पर चर्चा के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह 4 दिसंबर को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे, जिसमें गठबंधन समेत कई अन्य मुद्दों पर दोनों दलों में बात बन सकती है। गठबंधन पर कैप्टन अमरिंदर की पीएम मोदी और अमित शाह से भी बात हो चुकी है। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बयान दिया है कि बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर मेरी एकमात्र शर्त किसान आंदोलन का संकल्प था। जल्द ही गठबंधन की औपचारिक घोषणा हो सकती है। कैप्टन ने कहा कि पंजाब लोग कांग्रेस के साथ जुड़ने के लिए कांग्रेस के कई विधायक बस आदर्श आचार संहिता लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। भगवान ने चाहा तो बीजेपी और सुखदेव सिंह ढींढसा की पार्टी संग हम सरकार बनाएंगे। पश्चिम बंगाल से बाहर निकलकर मिशन 2024 के तहत लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी सीएम ममता बनर्जी ने कल मुंबई में संजय राउत और आदित्य ठाकरे से मुलाकात की। ममता बनर्जी ने शिवसेना नेता संजय राउत के साथ तीसरा मोर्चा समेत कई सियासी मुद्दों पर बात की। आदित्य ने ममता बनर्जी से हुई मुलाकात को सकारात्मक बताया। ममता की शिवसेना नेताओं के साथ हुई मुलाकात से कांग्रेस बेहद नाराज है।
मंगलवार को 2 दिनों के दौरे पर मुंबई पहुंची ममता बनर्जी आज एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के साथ बैठक करेंगी। शरद पवार से आज होने वाली मुलाकात से पहले एनसीपी के दिग्गज नेता नवाब मलिक ने कहा है कि कांग्रेस के बिना विपक्षी मोर्चा संभव नहीं है। बीजेपी के खिलाफ तीसरा मोर्चा बनाने में जुटी ममता बनर्जी आज मुंबई के उद्योगपतियों से भी मुलाकात कर बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट के लिए न्योता देंगी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के विजय रथ यात्रा को जवाब देने के लिए बीजेपी उत्तर प्रदेश में 6 चुनावी रथ यात्रा निकालेगी। 13 दिसंबर से निकलने वाली बीजेपी की रथ यात्रा अवध, काशी, गोरखपुर, मथुरा, पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड से होकर गुजरेगी। यूपी के सियासी संग्राम में बीजेपी ने चुनावी रथ यात्रा के जरिए जनता के बीच जाकर केंद्र की मोदी और यूपी की योगी सरकार की उपलब्धियों को बताने का फैसला किया है। गाजीपुर से समाजवादी विजय रथ यात्रा पर सवार होकर निकले अखिलेश यादव आज बुंदेलखंड पहुंचकर चुनावी बिगुल फूकेंगे। बुंदेलखंड के बाद अखिलेश विजय रथ यात्रा लेकर बांदा, महोबा, ललितपुर और झांसी भी जाएंगे और 2 दिसंबर को ललितपुर में जनसभा करेंगे। अखिलेश यादव की नजर बुंदेलखंड की 19 विधानसभा सीटों पर है। यहाँ सभी 19 सीटों पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। यूपी की चुनावी बाजी जीतने के लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती कांशीराम के फॉर्मूले पर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की गठजोड़ की काट खोजने में जुटी हैं। मायावती ने लखनऊ में दलित, अति पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम समाज और जाट समुदाय के पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बैठक की। बीएसपी की रणनीति सुरक्षित सीटों पर जीत दर्ज कर यूपी में सत्ता पाने की है। बीजेपी के बागियों के साथ गठबंधन बनाकर सियासी मैदान में उतरे अखिलेश यादव को यूपी चुनाव से पहले भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर का भी साथ मिल सकता है। भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर ने कहा है कि 2022 यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव के संग बातचीत जारी है। TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत में चंद्रशेखर ने कहा कि 3 दिसंबर तक गठबंधन को लेकर बात फाइनल हो जाएगी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को भंग कर नाराज चल रहे ब्राह्मणों और साधु संतों को बीजेपी के पाले में लाने के लिए ब्राह्मण कार्ड चल दिया है। उत्तराखंड के 30 पुरोहित लंबे समय से देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। शीतकालीन सत्र में एक्ट को भी पारित किया जा सकता है। 4 दिसंबर को देहरादून में पीएम नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली से पहले उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। लोकसभा में आज क्यों सुनाई देगी ओमिक्रॉन की गूंज? भारत को फिलहाल ओमिक्रॉन वेरिएंट से राहत, ब्रिटेन में लगेगा लॉकडाउन। इसके अलावा बूस्टर डोज लगवाकर ओमिक्रॉन से क्या लड़ेगा भारत? महाराष्ट्र से लेकर उत्तराखंड तक ओमिक्रॉन का खौफ कैसे है? दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी से जुड़ी हर बड़ी खबर आपको दिखाते हैं टॉप 9 ओमिक्रॉन इमरजेंसी। कोरोना की सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन की गूंज आज संसद में फिर से सुनाई देगी। लोकसभा में आज नियम 193 के तहत ओमिक्रॉन वेरिएंट पर करीब 4 घंटे चर्चा होगी। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर पूरी दुनिया हाई अलर्ट पर है और भारत में भी दहशत का माहौल है। कल राज्यसभा में स्वास्थ्य मंत्री ने जोर देकर कहा कि कोरोना कंट्रोल में है, लेकिन पूरी तरह गया नहीं है। 124 करोड़ डोज अब तक लग चुके हैं। पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते खौफ के बीच भारत के लिए सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक भी मामला अब तक सामने नहीं आया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने खुद कल संसद में बयान दिया है। भारत ने यूके, यूरोप के सभी देश, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इसराइल को उच्च जोखिम वाले देशों में शामिल किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों और कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। तो वहीं फ्रांस में कोरोना ने कहर मचाना शुरू कर दिया है, जहां रोजाना 100 से अधिक मरीज आईसीयू में भर्ती हो रहे हैं। फ्रांस में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 117 से बढ़कर 1749 हो गई है। पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार बूस्टर डोज लगाने पर मंथन में जुटी है। केंद्र सरकार के निर्देश पर विशेषज्ञों का एक ग्रुप स्वस्थ लोगों को वैक्सीन के बूस्टर डोज देने से लेकर बूस्टर डोज देने की रणनीति पर पॉलिसी बनाने में जुटी है, क्योंकि बूस्टर डोज देने के लिए करीब 94 करोड़ और डोज की जरूरत पड़ेगी। देश में 12 से 15 करोड़ लोगों को वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगी है और 30 करोड़ लोगों को दूसरी डोज नहीं लगी है। भारत में कोविड टास्क फोर्स के चेयरमैन डॉक्टर एनके अरोड़ा ने कहा है कि सरकार गंभीर रोगियों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए वैक्सीन की बूस्टर डोज पर नई पॉलिसी लाने जा रही है। नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप इस पॉलिसी को करीब 2 हफ्ते में तैयार कर लेगा। देश के कई लैब्स फिलहाल नए ओमिक्रॉन वेरिएंट पर भारत में मौजूद वैक्सीन की एफिकेसी की जाँच कर रहे हैं। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए अमेरिका, ब्रिटेन और इसराइल समेत कई देशों में बुजुर्गों को बूस्टर डोज दी जा रही है। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए एंटैक देश के 44 करोड़ बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वैक्सीनेशन की नई पॉलिसी लाने जा रहा है। सरकार ने कहा है कि 2 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन की इमरजेंसी यूज के लिए एक्सपर्ट्स कमेटी से अतिरिक्त जानकारी मांगी गई है। बीमारी के शिकार बच्चों के लिए वैक्सीनेशन दिसंबर में शुरू हो सकता है। तो वहीं अमेरिकी दवा कंपनी मॉडर्ना के CEO स्टीफन बेंसिल ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट पर मौजूदा वैक्सीन असरदार नहीं है।
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के एपिडेमियोलॉजी के चीफ डॉक्टर समीरन पांडा ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के पहले से ही भारत में मौजूद होने की आशंका जताई है। पांडा ने कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट की भारत में मौजूदगी की सही जानकारी सिर्फ जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए ही सामने आएगी। दक्षिण अफ्रीका में 24 नवंबर को ओमिक्रॉन वेरिएंट का खुलासा हुआ था, जिसके बाद से ये 17 देशों में फैल चुका है। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। हर हवाई यात्री का कोरोना टेस्ट के साथ ही एट रिस्क श्रेणी वाले 14 देशों से आने वाले यात्रियों को 7 दिन का क्वारंटीन रहना होगा। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर सीधे LNJP अस्पताल में शिफ्ट कर जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट आने तक अलग वार्ड में रखा जाएगा। 10,000 ICU बेड समेत करीब 30,000 बेड तैयार हैं। फरवरी तक 6,800 अतिरिक्त ICU बेड जुड़ जाएंगे। दिल्ली के लिए 15 ऑक्सीजन टैंकर खरीदे जा रहे हैं। साउथ अफ्रीका से महाराष्ट्र पहुंचे 6 लोगों के कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए तेलंगाना सरकार ने जोखिम श्रेणी वाले देशों से हैदराबाद आने वाले हवाई यात्रियों के लिए RT-PCR जांच अनिवार्य कर दी है। तो उत्तराखंड में भी टीकाकरण तेज कर कड़ी निगरानी के लिए हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशन और बॉर्डर चेक पोस्ट पर टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। पीएम मोदी अगले साल जनवरी में कहां का कर सकते हैं दौरा? 5 साल में कितने भारतीयों ने छोड़ी देश की नागरिकता और कहां रिश्वतखोरी के आरोप में बर्खास्त किए गए 2 पुलिसकर्मी? इसके अलावा दबंगों ने कहां पर महिला को लाठी डंडों से पीटा? देश और तमाम राज्यों की बड़ी खबरों के लिए दिखाते हैं टॉप 9 देश प्रदेश। प्रधानमंत्री मोदी अगले साल की शुरुआत में संयुक्त अरब अमीरात का दौरा कर सकते हैं। पीएम दुबई एक्सपो में शामिल हो सकते हैं और ये उनकी यात्रा का केंद्र बिंदु भी रहने वाला है। यात्रा के दौरान पीएम की UAE सरकार के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी होगी, जिससे व्यापार और निवेश संबंधों को काफी बढ़ावा मिलने और दोनों देशों के रिश्ते मजबूत होने की उम्मीद है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 दिसंबर से 2 दिन का राजस्थान दौरा करेंगे। इस दौरान अमित शाह सीमा सुरक्षा बल के स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में शामिल होंगे। अपने दौरे के दौरान शाह एक रात राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा के पास बिताएंगे। गृह मंत्री जैसलमेर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की निगरानी करने वाले BSF के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। मंगलवार को लोकसभा में गृह मंत्रालय की जानकारी के मुताबिक देश में पिछले 5 साल में 6 लाख से ज्यादा लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है। लोकसभा में दी गई जानकारी के मुताबिक 2015 से 2019 के बीच 6,76,000 से ज्यादा लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़कर दूसरे देशों की नागरिकता ग्रहण कर ली। वहीं इस दौरान 4,177 विदेशी लोगों को भारत की नागरिकता दी गई। मौजूदा वित्त वर्ष की जुलाई सितंबर के दौरान दूसरी तिमाही में GDP 8.4% रही, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है। 8 कोर सेक्टर में विकास दर बढ़ी है और मानसून सीजन भी बेहतर रहा है, जिसका इस पर सकारात्मक असर पड़ा है। कोरोना संकट की वजह से वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में GDP में भारी गिरावट दर्ज की गई थी। संसद को एक सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने बताया है कि राष्ट्रीय स्तर पर NRC लागू करने को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। मंत्रालय ने अपने जवाब में ये भी साफ किया है कि CAA के तहत आने वाले लोग नियम अधिसूचित होने के बाद नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। सिक्किम के लाचुंग में मंगलवार शाम करीब 7:30 बजे भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 5.4 मापी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिक्किम के अलावा असम और उत्तर बंगाल में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप से अभी तक किसी के हताहत होने और संपत्ति के नुकसान की खबर नहीं मिली है। नोएडा में रिश्वत लेकर बदमाशों को छोड़ने के आरोपी इंस्पेक्टर शावीज और सिपाही अम्बरीश को बर्खास्त कर दिया गया है। इसके अलावा नोएडा कमिश्नरेट की पूरी स्वाट टीम को भंग कर दिया गया है। ATM काटकर रुपए चोरी करने वाले गिरोह के बदमाशों को क्रेटा कार और 20 लाख रुपए देने के एवज में छोड़ने के आरोपी इन पुलिसकर्मियों पर ये कार्रवाई की गई है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में एक महिला के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है। वारदात गली में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में दिख रहा है कि कुछ पुरुष एक महिला को लाठी डंडों से पीट रहे हैं। घायल महिला ने आम आदमी पार्टी की विधायक वंदना कुमारी पर गुंडे भेजकर पिटवाने का आरोप लगाया है। पुलिस फुटेज के आधार पर मामले की जाँच कर रही है। राजस्थान के सवाई माधोपुर में एक्टर विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की शादी की तैयारियां जोरों पर हैं। बताया जा रहा है कि शादी में सब कुछ शाही अंदाज में होगा। कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी के कार्यक्रम 4 दिसंबर से 12 दिसंबर तक चलेंगे। दोनों 9 दिसंबर को हिंदू रीति रिवाज से एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंध जाएंगे। शादी में मेहमानों की एंट्री एक स्पेशल कोड के जरिए ही हो सकेगी। कहां पर जारी है सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़? पाकिस्तान की ओर से आतंकवादियों की घुसपैठ रोकने के लिए क्या रास्ता अपनाएगी BSF? भारत ने पाकिस्तान के वरिष्ठ राजनयिक को तलब क्यों किया और हजारों महिलाओं ने पाकिस्तान के खिलाफ क्यों किया प्रदर्शन? दुश्मन देशों की साजिशों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 चीन पाक साजिश में।
जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल लगातार आतंकवादियों और पाकिस्तान से भेजे गए घुसपैठियों की नापाक हरकतों का जवाब दे रहे हैं। पुलवामा में आतंकवादियों सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। देर रात से एनकाउंटर के बाद जवानों ने राजपुरा इलाके में आतंकवादियों को घेर लिया। सुरक्षा बलों को कई इलाकों में आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका है। भारतीय सुरक्षा बल पाकिस्तान की हर चाल का जवाब देने के लिए अलर्ट है। डीजी बीएसएफ पंकज सिंह के मुताबिक सीमा पार से आतंकी घुसपैठ रोकने के लिए टनल टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। वहीं बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को कुछ राज्यों में बढ़ाने के बाद उठे सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि दायरा बढ़ने के साथ हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ी हैं। पाकिस्तान के करतारपुर साहिब गुरुद्वारा में मॉडल के फोटोशूट पर भारत ने नाराजगी जताई है। इस मामले में भारत ने पाकिस्तान के वरिष्ठ राजनयिक को तलब किया है और कहा कि इस निंदनीय घटना ने भारत और दुनिया भर में सिख समुदाय की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान से मामले की ईमानदारी से जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। बलूच नेताओं के शक्ति प्रदर्शन से डरी पाकिस्तान की इमरान सरकार अब अत्याचारों को लेकर आवाज उठाने वाले लोगों पर एफआईआर दर्ज करने लगी है। पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट प्रमुख मजदूर पश्तीन और अवामी नेशनल पार्टी नेता असगर अचकगई के प्रदर्शन के बाद पाक सरकार को मिर्ची लगी और उसने दोनों ही नेताओं पर केस दर्ज किया है। दोनों पर पाक सरकार ने भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आम नागरिकों का आंदोलन ग्वादर को हक दो तेजी से बढ़ रहा है। आंदोलन की वजह से पाकिस्तान और चीन की सरकारों की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं, क्योंकि ये सीधे तौर पर चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपेक से जुड़ा हुआ है। करीब 20,000 महिलाओं और बच्चों ने सड़क पर उतरकर अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। सीपेक पर काम करीब 18 महीने से बंद है। एक तिब्बती रिसर्चर ने चीन पर बड़ा खुलासा करते हुए दावा किया है कि एलएसी के पास चीन अपनी सीमा में बसे गांवों में लोगों से जासूसी कराता है। ये तिब्बती रिसर्चर कल डिकोडिंग चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से एक हैंडबुक जारी करने वाले हैं, जिनकी कई रिपोर्ट से पता चलता है कि चीन सीमावर्ती गाँव में कई प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा है। भारतीय सेना ने अपनी क्षमताओं को बढ़ाने और एलएसी पर चीन की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के लिए इजराइल से 4 हेरान ड्रोन मंगवाए हैं। इन सभी ड्रोन्स को लद्दाख सेक्टर में तैनात किया गया है। चारों नए ड्रोन मौजूदा समय में सबसे ज्यादा एडवांस हैं। सूत्रों के मुताबिक एडवांस ड्रोन की एंटी जैमिंग क्षमता उनके पिछले ड्रोन्स के मुकाबले काफी बेहतर है। चीन से सीमा विवाद के बावजूद भारत ने 2022 में विंटर ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स खेलों की मेजबानी के लिए चीन का समर्थन किया। भारत के फैसले पर ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि बीजिंग 2022 शीतकालीन ओलंपिक खेलों के प्रति भारत का नजरिया इस बात को दिखाता है कि भारत अपनी कूटनीतिक और रणनीतिक स्वायत्तता बरकरार रखे हुए है। भारत जापान ऑस्ट्रेलिया की तरह छोटा भाई नहीं बल्कि खुद सुपर पावर बनना चाहता है। चीन में उइगर मुसलमानों पर एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उनके खिलाफ सरकार की कार्रवाई के पीछे सीधे सीधे राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत देश के कई बड़े नेताओं का हाथ है। शिनजियांग पेपर्स नाम से लीक दस्तावेजों में ऐसे भाषण मिले हैं जिनसे पता चलता है कि चीन के शीर्ष नेताओं ने ऐसे कदम उठाने की बात की, जिनकी वजह से उइगर मुसलमानों को बड़ी संख्या में कैद कर रखा गया और जबरन मजदूरी करवाई गई। यूक्रेन को लेकर नाटो विदेश मंत्रियों ने रूस से क्या कहा, तालिबान ने 100 से ज्यादा पूर्व पुलिसकर्मियों के साथ क्या किया और किसने चीन, रूस और ईरान आतंकवाद को बताया दुनिया के लिए खतरा। ग्लोबल टेंशन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 वर्ल्ड बैटलग्राउंड में। नाटो के विदेश मंत्रियों ने रूस को आगाह किया है कि यूक्रेन को अस्थिर करने की कोशिश एक महंगी गलती साबित होगी। नाटो के मुताबिक मॉस्को अपने पड़ोसी पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। रूस ने यूक्रेन की उत्तरी सीमा के पास भारी संख्या में सैनिकों को तैनात कर दिया है। रूस ने नाटो के आरोपों से इनकार करते हुए इस बात का खंडन किया है कि वो यूक्रेन पर हमले की योजना बना रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि हमने यूक्रेन की सीमा पर जो गतिविधियां देखी है उसे लेकर हम बहुत चिंतित हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति रूस पर अपनी सरकार का तख्ता पलटने की साजिश रचने का आरोप लगा चुके हैं। 3 बाल्टिक देशों लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया के सांसदों ने यूरोपीय संघ और ताइवान के बीच सहयोग बढ़ाने का संकेत देते हुए ताइवान के राष्ट्रपति साई इंगवेन से मुलाकात की। मुलाकात के बाद ताइवान के राष्ट्रपति ने कहा कि ये तीनों बाल्टिक देशों के सांसदों की पहली साझा यात्रा है। बाल्टिक सांसदों का ताइवान दौरा चीन की आपत्ति के बावजूद हुआ। तालिबान लड़ाकों ने अफगानिस्तान में सत्ता पर काबिज होने के बाद से 100 से ज्यादा पूर्व पुलिस और खुफिया अधिकारियों की या तो हत्या कर दी या उसे गायब कर दिया है। ह्यूमन राइट्स वॉच संस्थान ने मंगलवार को एक रिपोर्ट जारी कर कहा है कि समूह ने आम माफी घोषित किए जाने के बावजूद अपदस्थ सरकार के सशस्त्र बलों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई जारी रखने का इशारा किया है। काबुल में लोगों ने फार्मेसी की दवा की कमी की शिकायत की है। बाजार में जरूरी दवाओं का स्टॉक कम हो रहा है। कई दवा कंपनियों ने काम करना भी बंद कर दिया है। इसके चलते मरीजों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
अफगानिस्तान मेडिसिन सर्विस यूनियन के प्रमुख अब्दुल्ला कक्कड़ के मुताबिक प्रशासन को जल्द इस पर ध्यान देना चाहिए। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 के चीफ रिसर्च मूर ने कहा है कि इस समय चीन, रूस, ईरान और आतंकवाद 4 बड़े खतरे हैं। मूर ने कहा है कि रूस, चीन और ईरान लंबे समय से इंटेलिजेंस कम्युनिटी के लिए प्राथमिकताएं बने हुए हैं। इसके अलावा चौथी प्राथमिकता अंतर्राष्ट्रीय चरमपंथ है। मूर ने चीन की इंटेलिजेंस सर्विस को लेकर कहा कि वो बड़े अभियानों को अंजाम देने में सक्षम है। ईरान और इजराइल के बीच धमकियों का सिलसिला जारी है। इजराइल ने ईरान के परमाणु केंद्र पर हमले की धमकी दी तो ईरान ने कहा इजराइल पहले खुद की क्षमता देखे। ईरान ने इजराइल के परमाणु हथियार बनाने में अमेरिका की मदद पर भी सवाल उठाए। ईरान ने अपने परमाणु करार पर वियना में फिर से बातचीत शुरू होने के एक दिन बाद कहा कि पहले हुई राजनयिक वार्ताओं के दौरान जिन मुद्दों पर बात हुई थी उन पर फिर से बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि ईरान सभी अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाने की मांग कर रहा है। ईरान के परमाणु वार्ताकार अली बाकरी और परमाणु प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने ये बात कही है। अजरबैजान में मंगलवार को ट्रेनिंग फ्लाइट के दौरान एक सैनिक हेलीकॉप्टर क्रैश होने से हुए हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग जख्मी हो गए। अधिकारियों के मुताबिक सीमा रक्षक सेवा का हेलीकॉप्टर गैरेबाद प्रशिक्षण मैदान के ऊपर उड़ान के दौरान हादसे का शिकार हो गया। 2 सरकारी एजेंसियां इस बात का पता लगाने में जुटी है कि ये हादसा कैसे हुआ। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।